गाजीवाली में आज मुख्य सेवक जन चौपाल अध्यक्षता करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम करेंगे जनता से सीधा संवाद। ऑल इंडिया नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर गेम्स कार्निवल में हिमाचल प्रदेश का दबदबा। देश के 17 राज्यों के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। मयंक पवार ने जीता गोल्ड। महाशिवरात्रि पर खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट। शुभ मुहूर्त और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ होंगे मंदिर के कपाट उद्घाटन। भाजपा कोर कमेटी की बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार और नई जिम्मेदारियों की सूची पर चर्चा। प्रदेश सरकार में अभी 5 मंत्री पद खाली। दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने मरीजों के लिए शुरू की नई सुविधा। अब रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट सब एक ही कमरे में। मरीजों को अलग अलग काउंटरों पर भटकने की जरूरत नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार अब शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में दक्ष बनाने के लिए विशेष सीपीडी कार्यक्रम विकसित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को उन्नत डिजिटल तकनीकों और एआई आधारित नवाचारों को लैस करना है, ताकि इससे क्लास टीचिंग को और ज्यादा अधिक प्रभावी और इंटरैक्टिव बनाया जा सके। सरकार की ये योजना है कि इस कार्यक्रम को राज्य के लगभग 13,825 सरकारी स्कूलों में लागू किया जाए। ये पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय मॉडल पर आधारित होगा। इसमें शिक्षण पद्धति में एक रूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। मुख्य लक्ष्य है छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार लाना और शिक्षकों को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप बनाना। ये पहल राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो ये सीपीडी कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की तरफ से विकसित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 13,825 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षण लागू करने की तैयारी की जा चुकी है। शिक्षकों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, यानी कि साफ तौर पर अगर कहा जाए तो उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र को और मजबूत डिजिटल करने की जो कवायद है अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है उसी क्षेत्र में। और मजबूती के साथ डिजिटली बच्चों को जोड़ने के लिए, शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए शिक्षकों को और नई आधुनिक सेवाएं वहां पर दी जाएंगी, ताकि जो शिक्षक हैं वो शिक्षा देने के क्षेत्र में और अच्छे से काम कर सकें। 13,885 सरकारी स्कूलों में ये शिक्षक शिक्षा देंगे आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण के साथ, यानी कि जो ट्रेनिंग है वो शिक्षकों को दी जाएगी, ताकि वो बच्चों को डिजिटल और एआई नवाचारों से जोड़ सके। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर हरिद्वार के ग्राम आर्य नगर गाजीवाली में मुख्य सेवक जन चौपाल का आयोजन आज होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मुख्यमंत्री सीधे जनता के साथ संवाद करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम धामी आज शाम 4:25 पर देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे। करीब 4:40 पर ये हरिद्वार के ग्राम गाजीवाल स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे और शाम को 5 बजे वो ग्राम आर्यनगर में आयोजित जन चौपाल में शामिल होंगे। इस दौरान वो स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शाम 6:30 पर देहरादून के लिए रवाना होंगे। फिलहाल प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली और कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में ग्वाजुअली में अब चौपाल सजेगी। आज जन चौपाल यहां पर आयोजित किया जाएगा। आर्यनगर में कार्यक्रम, जनता इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित है। उत्तराखंड के हरिद्वार में ये चौपाल होनी है जहां पर मुख्यमंत्री धामी खुद सीधा संवाद जनता के साथ करेंगे। जनता के साथ ये संवाद करने के लिए ये चौपाल यहां पर लगाई गई है। हरिद्वार में वो बैठेंगे वहां पर जहां पर ये चौपाल सजेगी और लोगों के अंदर भी मुख्यमंत्री धामी के आगे बैठकर अपनी बातें रखने का एक भारी उत्साह उनके मन में नजर आ रहा है। बड़ी खबर औली से आ रही है जहां पर औली में आयोजित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर गेम्स कार्निवल के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश की टीम का दबदबा देखने को मिला। देश के 17 राज्यों, आर्मी, आईटीबीपी और कई अन्य संस्थानों से आए हुए खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और खेल भावना की बेहतरीन मिसाल पेश की। स्लालॉम पुरुष वर्ग में मयंक पवार आर्मी से गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे, जबकि देवेंद्र गुरंग आर्मी ग्रीन और आसिफ अजीज जरगर आर्मी रेड ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। स्लोलॉम महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश की आंचल ठाकुर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, वहीं तनुजा ठाकुर और प्रेमिला ठाकुर ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर तीसरे दिन का आयोजन बेहद रोमांचक रहा और खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया है। बेसिकली उत्तराखंड सरकार ने जो ये निर्णय लिया है 13 से 16 तारीख तक जो औली में विंटर कार्निवल हुआ है, इसमें एक तो लोकल जो टीम्स है उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम और उनको कई तरीके से जो कार्यक्रम थे वो आयोजित किए गए और स्थानीय लोगों द्वारा बढ़ चढ़ के इसमें प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है उसके द्वारा जो यहाँ पे इवेंट जो आयोजित किए गए, जो हमारा स्कीइंग के जो गेम्स आयोजित किए गए वो भी यहाँ बहुत उत्साहजनक रहा। तो अब रुक करेंगे अगली खबर का। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। जी हां, साल 2026 की गर्मियों में केदारनाथ मंदिर का दरवाजा 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। शुभ मुहूर्त और वैदिक मंत्रों के साथ मंदिर के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ केदारनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली 19 अप्रैल को ऊखीमठ से रवाना होगी। पहले दिन डोली फाटा में रुकेगी। 20 अप्रैल को डोली गौरी माई मंदिर के बाद यहां पर गौरी कुंड में रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद 21 अप्रैल को बाबा की डोली केदारपुरी पहुंच जाएगी, जहां 22 अप्रैल की सुबह समय पर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और इस मौके पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, विधायक आशा नौटियाल समेत कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। श्री केदार हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि की संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाबा केदार से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के घर में सुख और समृद्धि का वास हो और सबका कल्याण बाबा केदारनाथ जी करें। आज परंपरा के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में परम पूजनीय रावल जी महाराज की उपस्थिति में हमारे तीर्थ पुरोहित, पंडा पुरोहित और केदार सभा, यहाँ पर आचार्य, सभी आचार्यों की उपस्थिति में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का दिन हुआ है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर आपके सामने रखा रहे हैं, जहां पर भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई है। इसमें मंत्रिमंडल बढ़ाने और जिम्मेदारियों की नई सूची पर बात की गई। प्रदेश की सरकार में अभी 5 मंत्री पद खाली हैं। वित्त मंत्री का पद प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से खाली हो चुका है। परिवहन मंत्री का पद चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुआ। इसके अलावा 3 और मंत्री पद शुरू से भरे नहीं गए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव अब सिर्फ 1 साल की दूरी पर है, इसलिए जल्दी ही मंत्रिमंडल बढ़ाया जाना चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। निश्चित रूप से कल जैसे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपको ब्रीफ किया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, इस विषय में वहां पर चर्चा हुई है और हम समझते हैं कि अब क्योंकि समय 1 साल का चुनाव का रह चुका है, तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है
मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना चाहिए। रुक करते हैं खबर देहरादून से आ रही है, जहां अस्पताल में जाने के लिए अलग अलग काउंटरों पर लाइन में लोगों को खड़ा होना पड़ता है। अब ये परेशानी लोगों की खत्म होने वाली है। जी हां, दून की खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट सब कुछ एक ही कमरे में मिलेंगे। इससे मरीजों को अलग अलग काउंटरों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 2500 से 3000 तक ओपीडी हो रही है। आम लोगों की जांच आसान करने के लिए हेल्दी हार्ट, एग्जीक्यूटिव पैकेज और एनीमिया प्रोफाइल समेत 13 हेल्थ पैकेज बनाए गए हैं। ये सभी जांचें सरकार द्वारा तय कम दरों पर अब उपलब्ध होंगी। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की ओपीडी रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2,500 से 3,000 की दिन की ओपीडी हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में, एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा की कोर कमेटी की बैठक और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में कम से कम 10 बार मंत्रिमंडल विस्तार की बात हुई है, लेकिन हर बार ये सिर्फ विधायकों को खुश करने का तरीका साबित हुआ। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि जब भी सरकार पर संकट आता है तब मंत्रिमंडल विस्तार की बातें शुरू हो जाती हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोर कमेटी की बैठक में भी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं हुई, जो इस बात का संकेत है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मैं ये पूछना चाहता हूं भट्ट जी से कि कम से कम इस 4 साल में 10 बार ये बात उन्होंने कह दी कि अब जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। असल में होता यह है कि सरकार पर जब कोई संकट होता है तो विधायकों को एकजुट करने के लिए वो सबूता छोड़ते हैं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कुल मिलाकर ये कोर कमेटी की बैठक, उनके पर्यवेक्षक इसलिए यहां पर आए कि कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जनता में जो सच्चाई है वो बताने का काम किया। कांग्रेस इसमें सफल रही कि सरकार की हकीकत यह है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उनका हेडक्वार्टर, उनके हाईकमान डरा हुआ है और हाईकमान ने पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में उनके एक नेता को यहां भेजकर यथास्थिति को जानकारी जाननी चाहिए होगी। तो मसूरी में शिवरात्रि के मौके पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद का एक सुंदर कार्यक्रम किया गया। आज फाउंडेशन और सौभागा देवी नथानी मेमोरियल ट्रस्ट ने मिलकर के जैन धर्मशाला में करीब 200 मजदूरों, रिक्शा चालकों और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे हैं। विजय लक्ष्मी काला ट्रस्ट के अध्यक्ष ने यह बताया है कि उनकी संस्था महिलाओं की मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करती रहती है। उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ रही है, इसलिए शिवरात्रि पर गरीबों की मदद करना बेहद जरूरी था। स्मृति हरी आज फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 8 साल से मसूरी में जरूरतमंदों की मदद का काम जारी है। उन्होंने प्रशासन से शहर की छोटी छोटी समस्याओं को समय पर हल करने की भी अपील की है। तो ये जो हमारा कंबल वितरण का कार्यक्रम है ये हम 8 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारा 8वां साल है और ये मैं आज फाउंडेशन के द्वारा करती हूँ। और इस बार सौभागा देवी मेमोरियल ट्रस्ट विजय लक्ष्मी काला जी आई हमारे साथ जुड़कर कि हम भी तुम्हारे साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, इसीलिए हमारे साथ और लोग जुड़ते हैं और इस कार्य में काम करते हैं। कि आपको मालूम ही है कि मसूरी इतनी ठंड होती रहती है, 12 मास ठंड होती है,
तो हमारे ट्रस्ट ने आज फाउंडेशन के साथ मिलके मसूरी के गरीब रिक्शा चालकों को, मजदूरों को, कुली मजदूरों को और जो सड़कों में रहते हैं जिनका कोई नहीं होता, उन जरूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज किया है कि हर जरूरत तक हमारा जो है शिवरात्रि के महापर्व पर भेड़ नाजरी तो विश्व का पान कर लेता है, तो हमने कहा हमारे निमित्त जो है गरीब से गरीब जनता को जो है कंबल दें, जिससे कि उनकी ठंड से थोड़ा सा राहत दिलाए। बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में ये मजदूर क्या है, ये जरूरतमंद हैं। ये जो है हमारी जो जितना पर्यटक नगरी है हमारी मसूरी, उनको ले जाने का, लाने का, उनको ढोने का, उनका सामान ढोने का, सड़क किनारे से उनको ले जाते हैं, घुमाते हैं। तो ये जो है ठंड की वजह से कहीं ना कहीं बीमार होते हैं। जो मेरा ट्रस्ट है स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके बच्चों को मेरा ट्रस्ट कोशिश करेगा कि इनको स्कूल में पढ़ाए और इनका स्वास्थ्य बरकरार है, ताकि जो है ये आगे जागरूक होकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब खबर लक्सर से है, जहां पर खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने महाशिवरात्रि के मौके पर जटाशंकर महादेव मंदिर में पूजा की है। उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक किया है और क्षेत्र के लोगों के लिए सुख, शांति, भाईचारा और अमन की कामना की। इसके साथ ही विधायक ने मंदिर समिति को 51,000 रुपए नगद दान दिए। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि यह मंदिर महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है और लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही उमेश कुमार ने यह भी कहा कि अब मंदिर को हर साल अपनी जेब से 5 लाख रुपए देंगे। उसके साथ ही और क्या कुछ विधायक ने कहा, सुनिए। महाशिवरात्रि के पर्व पर जो हमारे यहाँ का प्राचीन जटाशंकर महादेव जी का मंदिर है, वहां पर जाना हुआ और महादेव को दर्शन किए। 51,000 रुपए जो है वो नगद राशि दी गई और एक बड़ी घोषणा ये की गई कि जब तक मैं विधायक खानपुर रहूंगा तब तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का अनुदान जटाशंकर महादेव मंदिर को दिया। तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। विक्रम हत्याकांड में अब तक 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस और एसटीएफ ने शूटरों की पहचान तो कर ली है, लेकिन आरोपी अभी भी कानून की पकड़ से दूर है। इस मामले की जांच के लिए 10 से ज्यादा टीमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सक्रिय हैं और पुलिस ने नेपाल बॉर्डर तक अपनी नजरें तानी हुई हैं। अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और सभी सुरागों पर नजर रखी जा रही है। अगर शूटर जल्द नहीं पकड़े गए तो पुलिस इनाम की भी घोषणा कर सकती है, विचार कर सकती है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने भी इस मामले में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए और जनता से सहयोग की अपील की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 से ज्यादा पुलिस टीमें पूछताछ में जुटी हुई है और इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर तक पुलिस ने अपनी नजरें तानी हुई है, किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। देहरादून में विक्रम हत्याकांड में 60 घंटे बीत चुके हैं। पुलिस और एसटीएफ ने शूटरों की पहचान की है, लेकिन अभी भी वो शूटर्स प्रशासन के हाथ से, प्रशासन की पकड़ से अभी दूर हैं। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस ने लोक भवन घेराव आयोजित करके प्रदेश की जन विरोधी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के कर्मचारियों ने सरकार के दबाव में कांग्रेस की प्रचार सामग्री हटा दी। इसे कांग्रेस ने लोकतंत्र विरोधी कदम बताया। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इस कदम को तुरंत वापस ले और जनता की आवाज बने। तो आज ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि धामी सरकार हो या उत्तराखंड भाजपा, वो जनता के सवालों से थरथर कांपती है, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस तमाम वो सवाल पूछने के लिए आज राजभवन कूच कर रही है जो जनता के मन में कौतूहल बनकर उठ रहे हैं। अचानक से महिला अपराधों में एकाएक इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई? आज देहरादून के अंदर राज्यपाल आवास कूच करने का काम कांग्रेस के तमाम साथी और आमजन करने का काम कर रहे हैं। इस कूच को सफल बनाने के लिए देहरादून अस्थायी राजधानी में कांग्रेस के साथियों ने प्रचार प्रसार की जो सामग्री लगाई हुई थी उसको नगर निगम द्वारा जो है हटाया जा रहा है।
कई जगह हमारे साथी इसका विरोध भी करने का काम कर रहे हैं। मैं नगर पालिका प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमेशा भाजपा की सरकार नहीं देखी। सरकार आती है और चले जाती है, और इस तरीके का कृत्य निश्चित रूप से असहनीय है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर मंडल कार्यालय में भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला पौड़ी गढ़वाल ने बजट 2026 के बारे में श्रमिक संवाद कार्यक्रम और नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया है। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गढ़वाल से संयोजक सरजीत तोमर, जिला प्रभारी मधु खुशहाल, इसके साथ जिला अध्यक्ष जगमोहन नेगी, मंडल अध्यक्ष विनय गिल्डियाल और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बजट 2026 को श्रमिकों, गरीबों, युवाओं, किसानों और आम लोगों के लिए फायदेमंद बताया है और ये कहा कि ये बजट देश के विकास को तेज करेगा। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं, रोजगार के अवसरों और जन कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा की गई। नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का फूल मालाओं और अंग वस्त्र से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन संगठन को मजबूत बनाने और विकास को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ हुआ है। पार्टी विशेष से आज ओबीसी मोर्चा पौड़ी जिले की यहाँ पर बैठक संपन्न हुई और बजट पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी चर्चा रही। बजट जैसा कि आपने देखा भी, पढ़ा भी है, सुना भी है, और जिला अध्यक्ष ने जैसे कहा कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट भारत सरकार ने इस बार प्रस्तुत किया है और मुख्यतः मातृशक्ति पर और युवाओं पर फोकस करके इस बजट को अग्रसारित किया गया है। इस बजट में बहुत सारी चीजों को कवर अप किया गया है। जैसे अगर बात करूं सेमीकंडक्टर्स, उस पर हम बात करते हैं, और सेमीकंडक्टर पर अगर भारत आत्मनिर्भर हो जाए तो जिस गैजेट के अकॉर्डिंग आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, कार्स चलती है, मोबाइल चलते हैं, फ्रिज है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है बिल्कुल 50% इनके दाम पे आ जाएंगे। आज की डेट में हम इस पर जो है दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है इस टेक्नोलॉजी पर। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे आज की यहाँ पे ओबीसी मोर्चे की जो बैठक थी, बजट 2026-27 श्रमिक संवाद जो बैठक यहाँ पे रखी गई थी, तो उसमें काफी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं और विशेषकर मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और मैं बात महिलाओं की करूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के हित में कार्य हो रहे हैं, इसके लिए मैं एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि वास्तव में जो बजट पेश हुआ है उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस प्रकार से बैंक से ऋण हम समझे या छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाना, जिस तरह से महिलाओं को इस बजट में वरीयता दी गई है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से और सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ओबीसी मोर्चा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नेत्रपाल मौर्य जी के निर्देश पर जिला का एक कार्यक्रम अपना ओबीसी मोर्चा का बजट पे चर्चा और श्रमिक संवाद के रूप में आयोजित किया गया था। श्रीनगर मंडल आदरणीय विनय गिल्डियाल जी अध्यक्ष जी और जिले से हमारे आए मंडल जिला महामंत्री आदरणीय गणेश भट्ट जी, आदरणीय प्रभारी बहन हमारी मोर्चे की प्रभारी मधु कुशहाल जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रही है पार्टी की, और अपने सहयोगी पूर्व जिला अध्यक्ष भाई साहब सह गढ़वाल प्रभारी ओबीसी मोर्चा यहाँ पे रहे, और सभी ने अपने मतलब विस्तृत रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी का हार्दिक तहदिल से साधुवाद और धन्यवाद का, क्योंकि ये जो बजट संतुलित और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे महिला के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण स्तर के क्षेत्र के लिए जो भी हो। अभी ये देख लीजिए आप बीबी जी राम जी को आप देख लीजिए, 100 दिन से 125 दिन रोजगार होने वाला है। तब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। केदारनाथ में नए रावल की घोषणा पर विवाद खड़ा हो चुका है। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजवेंद्र अजय ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका यह कहना है कि रावल भीमाशंकर लिंग ने बिना अपने पद से त्याग पत्र दिए
अपने शिष्य को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, जो कि परंपरा और प्रशासनिक नियमों के अनुसार सही नहीं है। अजेंद्र अजय ने यह बताया कि मंदिर समिति अधिनियम के अनुसार रावल और नायब रावल सहित सभी नियुक्तियों का अधिकार केवल बीकेटीसी को है। उन्होंने अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि श्री बद्रीनाथ धाम में तत्कालीन रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी ने स्वास्थ्य कारणों से सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। इसके बाद नियमों के अनुसार नायब रावल को प्रभारी रावल बनाया गया और फिर विज्ञापन और साक्षात्कार के जरिए नियुक्ति की गई। अजेंद्र अजय ने बीकेटीसी अध्यक्ष से इस मामले की जांच और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया कि रावल की नियुक्ति के नियमों को शीघ्र कैबिनेट से पारित कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसे विवाद न हो। देखिए, जो रावल जी का पद है वो पूजनीय है और धार्मिक महत्ता है उस पद की, और लेकिन जो रावल जी की नियुक्ति होती है उसकी भी एक प्रक्रिया है। और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम है उसमें बद्रीनाथ जी के रावल जी को लेकर के उनकी नियुक्ति को लेकर के तो स्पष्ट प्रावधान है, किंतु जो केदारनाथ जी के रावल की नियुक्ति को लेकर के है उसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ परंपराओं के आधार पर अभी तक वहां पर रावलों की नियुक्ति होती रही है। और क्योंकि जैसा आप जानते ही है कि मंदिर समिति एक्ट के तहत में जितने भी बद्रीनाथ केदारनाथ और उसके अधीनस्थ जो मंदिर है उनके प्रबंधन का जो जिम्मा है वो पूरी तरीके से मंदिर समिति को सौंपा गया है। तो निश्चित रूप से जो भी वहां पर मंदिर समिति के कार्मिक है या इस प्रकार के धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो भी वहां पर पद है उन पर भी नियुक्ति का जो अधिकार है वो मंदिर समिति को ही है। तो अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर 17 फरवरी को होने वाले उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव को लेकर काशीपुर से प्रत्याशी हरि सिंह नेगी ने अपने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो पेशे से वकील हैं और सिर्फ वकालत करेंगे, किसी तरह की प्रॉपर्टी डीलिंग में उनका कोई लेना देना नहीं है। हरि सिंह नेगी ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल को हवाला देते हुए ये कहा कि उन्होंने हमेशा अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी और बार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में वकीलों की सुविधाओं में सुधार, आपसी समन्वय बढ़ाने और समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। तो उत्तराखंड के काशीपुर से खबर है, जहां पर हरि सिंह नेगी ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाई मैं सिर्फ वकील हूं, प्रॉपर्टी डीलिंग से मेरी बहुत दूरी है। आपको बता दें, तमाम आरोप लगने के बाद ये दलील वकील की तरफ से दी गई है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 17 फरवरी को होने वाले उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर अपनी सफाई रखी। विरोधियों पर जोरदार हमला बोलते हुए ये बात उन्होंने कही कि पेशे से वकील हैं और सिर्फ वकालत ही करेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में उनका कोई लेना देना नहीं होगा। हरि सिंह नेगी ने विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और इसे भ्रामक बताया, यानी कि भ्रम फैलाने वाली बात। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा से अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है और बार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने ये बताया कि उनके कार्यकाल में वकीलों की सुविधाओं में सुधार, आपसी समन्वय बढ़ाने और समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए गए। लॉन्च हुई थी, नियम बने थे, तो कोरोना टाइम में जो सेक्रेटरी थे संदीप सहगल जी, उन्होंने मुझे फोन करके कहा और मैसेज भेजा कि भाई नियम बहुत सख्त है, इस नियमों से पैसे अधिवक्ताओं को मिल नहीं पाएंगे। तो मैंने उसी समय, ये 1 मई 2020 की बात है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि तीर्थ यात्रियों को आसानी से दर्शन हो, इसके लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था को फिर से परखा जाएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भारी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं, इसलिए व्यवस्था की जा रही है। पर्यटन सचिव ने कहा कि टोकन सिस्टम को एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा ताकि तीर्थ यात्रियों को कम समय में दर्शन हो सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
तो चारधाम यात्रियों के लिए ये खबर सामने आ रही है, जहां पर बोला जा रहा है कि एक बार फिर से इस बार चारधाम यात्रा जब शुरू होगी तो सभी के लिए टोकन सिस्टम एक बार फिर से चारधाम यात्रा में लगाया जाएगा, ताकि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तीर्थ यात्रियों को आसान तरीके से दर्शन के लिए व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें, पिछले साल जब चारधाम की यात्रा शुरू हुई थी तो टोकन सिस्टम को रोक दिया गया था, लेकिन जब 2024 में यात्री वहां पहुंचे थे तो उन्हें टोकन लेकर के ही दर्शन करना हो रहा था, जिसको लेकर एक बार फिर से प्रशासन ने कहा है कि वो टोकन की जो व्यवस्था थी, जो वो सिस्टम था, उसे एक बार फिर से लागू किया जाएगा। आपको बता दें 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है, उसको देखते हुए उसके मद्देनजर तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो सिस्टम है, उस पर प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी श्रद्धालु को, किसी पर्यटक को ना हो। इस पर देखिए, अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी यात्रियों की भीड़ रहती है, उस हिसाब से देखेंगे तो जैसे आप फॉर एग्जांपल लीजिए कि लगभग केदारनाथ में 16 लाख के करीब आपके यात्री आए और 17.5 लाख के करीब हमारे बद्रीनाथ में हमारे आए। तो दर्शन के हिसाब से देखेंगे कि तो पर अगर यात्री अगर वहां पे तीर्थयात्री अगर दर्शन करता है केदारनाथ मंदिर के सामने, तो लगभग 2.5 सेकंड का समय एक आदमी लेता है जिसको बाबा केदार के दर्शन करने होते हैं। तो उसी हिसाब से मैनेज करने की जरूरत है, तो कितने मैक्सिमम लोग को भी दर्शन करा सकते हैं। तो ये टोकन वाली जो व्यवस्था है उसको जरूर हम लोग लागू दोबारा करवाएंगे, और उस टोकन व्यवस्था के अंतर्गत हर घंटे में कितने लोग के दर्शन करने की संभावना हो सकती है या करा सकते हैं, उसका पुनः एक बार असेसमेंट करके कि कैसे आराम से लोग अपना इसका दर्शन करें, इसका भी असेसमेंट करने के बाद ही हम टोकन व्यवस्था को पुनः इसको लागू करें। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तय आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।